दोस्तों आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पार्ट नंबर 6 हमारा रहेगा। 500 प्रश्नों की सीरीज है। इससे पहले भी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं 1 से लेकर 5 तक। जाकर उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम हर एक वीडियो में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 5 तक आपको उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर आप वहाँ से उसको वीडियो को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप CTI की तैयारी कर रहे हैं इंट्रेंस की, या फिर ITI फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर, ये सारे क्वेश्चन आपके मिक्स क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है 4 संधारित्र प्रतीक, प्रत्येक में 40 माइक्रोफैराडे समांतर क्रम में जुड़े हैं। तंत्र की तुल्य धारिकता क्या होगी। देखिए, जब भी समांतर क्रम में इसमें जुड़ा होता है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जब भी समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा यहाँ पर, तो आपका कुछ ऐसे जुड़ा रहेगा। यहाँ पर 4 यहाँ पर माइक्रोफैराडे में जुड़े हुए हैं। कैपेसिटर ये है, तो 4 ये जुड़ा हुआ है, 40-40 के हैं। तो इसका जो फार्मूला आपका होता है, थोड़ा आपको हम फार्मूला बता देते हैं। जब आपका समांतर में जुड़ा रहेगा तो आपका फार्मूला यहाँ पर सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। मतलब 40 + 40 + 40, मतलब 4 बार यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये आपका फार्मूला होता है। C1 + C2 + C3 + C4 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, मतलब 160 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन पूछा गया है, एक विद्युत फ्यूज पर आधारित होता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव या फिर धारा के प्रकाशीय प्रभाव। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, थोड़ा आप इसको सोचिए। तो इसका आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो आपका विद्युत फ्यूज होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। पूछा गया है, जब बैटरी चार्ज की जा रही हो तो टर्मिनल वोल्टेज के साथ घट जाती है। चार्जिंग दर में वृद्धि, आवेशन बढ़ाने की अवस्था, बढ़ते तापमान, चार्जिंग दर में वृद्धि। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, थोड़ा आप भी इसमें सोचिए। जब बैटरी चार्ज की जा रही हो तो टर्मिनल वोल्टेज के साथ घट जाती है। तो तीसरा का आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर चार्जिंग में वृद्धि क्या होता है, यहाँ पर चार्जिंग में वृद्धि घट जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। पूछा गया है, व्हाट डज दिस ISO ग्राफिकल सिंबल्स मीन्स। इन सिंबल्स का क्या मतलब है जो यहाँ पर दर्शाया गया है। एनालॉग परिपथ है, विद्युत चेतावनी है, अर्थ टर्मिनल को जमीन से कनेक्ट कर रहा है, या फिर विस्फोटक पदार्थ है। देखिए, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कैसे देना है। मान लीजिए चौथे का ऑप्शन आपका पहला वाला सही है, तो आप हमें 4 का 1 लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि आप चौथे का पहला आंसर सही बताए हैं। तो आप इसका कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न नंबर 5वां है। थोड़ा आप इसका देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और सारे ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न नंबर 4 के आप ही में कमेंट जरूर रिप्लाई करिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। पूछा है, 66 kV तक के वोल्टेज के परिसंचरण के एक केबल में कितने कोर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हाउ मेनी कोर कैन यूज टू केबल ट्रांसमिट द वोल्टेज अप टू 66 kV। जो 66 kV आपका वोल्टेज होता है, ट्रांसमिशन करने के लिए कितने कोर का यहाँ पर केबल का प्रयोग किया जाता है। 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर या फिर 5 कोर। तो 5वें का आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। 3 कोर यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है आपकी है, वहाँ पर हम 3 कोर का प्रयोग करेंगे 66 kVA में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। पूछा गया है, श्रेणी RLC परिपथ में प्रतिरोध, इंडक्टर, संधारिता के वोल्टेज क्रमशः 5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट हैं। कुल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर RLC सर्किट में है, तो यहाँ पर कुल वोल्टेज ज्ञात करना है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो 6वें का आपका हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा,
5 वोल्ट यहाँ पर इसका आंसर होगा। पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा, 5 वोल्ट ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। पूछा गया है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन से दूर हटता है ऋणात्मक प्लेट, धनात्मक प्लेट, उदासीन प्लेट या फिर ऑक्सीकरण प्लेट। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 7वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऋणात्मक प्लेट जो होता है यहाँ पर ये दूर हटता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 8 है। पूछा गया है, स्प्लिट रिंग को समानता से बनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन, स्टील, कॉपर, एलॉय या फिर एल्युमिनियम। देखिए स्प्लिट रिंग किसका बनाया जाता है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। देखिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 8वें का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर एलॉय की बनाई जाती है, आपकी जो स्प्लिट रिंग होती है कॉपर एलॉय की बनाई जाती है। 8वें का तीसरा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9वां की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। पूछा गया है, आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली डीसी जनरेटर का यहाँ पर प्रकार का नाम है। आर्क वेल्डिंग प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली डीसी जनरेटर का यहाँ पर क्या नाम है? श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर या फिर भिन्न यौगिक जनरेटर या फिर संचायी यौगिक जनरेटर। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 9वें का तीसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग डीसी जनरेटर के प्रकार ये आपका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार है। पूछा गया है, लोड स्थिर लोड में डीसी मोटर की गति से संभावित होती है केवल फील्ड फ्लक्स, केवल आर्मेचर धारा या फिर बैक ईएमएफ या फिर आर्मेचर धारा व फील्ड धारा दोनों। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 10वें का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, केवल फील्ड फ्लक्स यहाँ पर प्रभावित होता है। देखिए स्थिर लोड में स्थिर डीसी मोटर की गति में केवल फील्ड फ्लक्स ही यहाँ पर प्रभावित होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। एक निश्चित सर्किट में कुल शक्ति 12 वाट है तो सर्किट में श्रृंखला 4 बराबर मूल्य प्रतिरोध कितना होगा, प्रत्येक में कितना होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 48 वाट, 8 वाट, 10 वाट, 12 वाट, 8 वाट, 12 वाट और 3 वाट। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि 3 वाट आपका आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार है। पूछा गया है, एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्य रूप से निर्भर करती है कोर हानि, कॉपर हानि, स्ट्रेस हानि या फिर डाई इलेक्ट्रिक लॉस। एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो 12 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि कोर हानि पर निर्भर करती है पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। एक डीसी मोटर को के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। माउंटिंग के प्रकार, चालक के आकार, कम्यूटेटर या फिर वाइंडिंग। कोई डीसी मोटर है उसको आप आसानी से कैसे पहचान सकते हैं? 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, कम्युनिकेटर। देखिए कम्युनिकेटर क्या होता है, डीसी मोटर में आपका क्या होता है, जो कम्युनिकेटर होता है वहीं पर एसी से डीसी में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। कम्युनिकेटर जो आपका होता है दिग परिवर्तन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार है। पूछा गया है, एक अच्छे प्रदीप्त स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। इनमें प्रत्यक्ष प्रकाश होना चाहिए, इसमें कम लुमिनेट वाट होना चाहिए, इसमें आसानी दिखत होना चाहिए या फिर कम रंग का प्रतिपादन सूची। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, इट शुड हैव सिग्निफिकेंट लाइट्स। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया इसमें है, द सीआरओ इज प्राइमरी। मुख्य रूप से सीआरओ है अमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर या फिर यहाँ पर वाट घंटा मीटर।
तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। CRO क्या है, तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट मीटर यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। पूछा गया है दशमलव संख्या 58 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, थोड़ा आप ऑप्शन को देख लीजिएगा और इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आपका 16 का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, जो इस प्रकार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल फेस मोटर स्टार्ट करने के लिए सबसे किफ़ायती विधि है। सिंगल फेस मोटर को यहाँ पर स्टार्ट करना है तो कैपेसिटेंस स्टार्ट विधि, या फिर पोनी मोटर स्टार्ट विधि, या फिर इंडक्टेंस स्टार्ट, या फिर रिएक्टेंस स्टार्ट। तो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 17 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर पहला, कैपेसिटेंस स्टार्ट विधि। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अल्टरनेटर के लिए समतुल्यीकरण में संबंधित है। आर्मेचर प्रकार या दोनों अल्टरनेटरों के समान होना, दोनों अल्टरनेटरों की समान क्षमता होना, दोनों की आवृत्ति समान होना, या फिर दोनों की आवृत्तियों की गति समान होना। तो देखिए यहाँ पर समतुल्य यहाँ पर पूछा गया है आपसे है, संबंध पूछा गया है क्या होना चाहिए। तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कि दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है, कम दक्षता के साथ पावर एम्पलीफायर है। कम अग्र बायोस, कम उल्टा बायस, या फिर अधिक DC पावर खपत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, DC, अधिक DC पावर खपत। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जो इस प्रकार पूछा गया है, कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रदान कराता है। रेसवे, या फिर कंट्रोल ट्रांसफार्मर, या फिर लिमिट स्विच, या फिर ELCB। तो 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि रेसवे। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 21 की तरफ, जो इस प्रकार है, पूछा गया है, लक्स तथा थिम्बल को उपयुक्त केबल अथवा तार से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल्स का प्रयोग करते हैं। कीपिंग टूल्स, या फिर डिन रेल, या फिर रेसवे, या फिर थर्मल ओवरलोड रिले। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए जो लक्स और थिम्बल का आप जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें से आप 21 नंबर का पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कीपिंग टूल्स का आप प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ, जो इस प्रकार है, पूछा गया है, पंप सेट निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है। सेक्शन पाइप, या फुट वाल्व, या फिर कंप्रेसर और टैंक, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर हाउस इम्प्लीयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। 22 का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मोटर, या फिर हाउस इम्प्लीयर। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ, जो इस प्रकार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर पारंपरिक सोर्स है। पिच ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रल पावर स्टेशन, या फिर थर्मल पावर स्टेशन, या फिर न्यूक्लियर पावर जनरेशन, या फिर सोलर एनर्जी। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही, सोलर एनर्जी जो आपका होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब आप इसको फिर से ये कभी भी ख़त्म होने वाली एनर्जी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न 24 है। पूछा गया है, उन बिंदुओं पर आर्मेचर कॉइल का क्या प्रभाव पड़ता है जहां ब्रश स्थित होता है। धनात्मक EMF इंड्यूस करता है, या फिर ऋणात्मक EMF इंड्यूस करता है, या फिर शून्य EMF इंड्यूस करता है, या फिर रोटर की गति पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर शून्य EMF इंड्यूस करता है जहाँ पर आर्मेचर कॉइल्स के ब्रश स्थिर रहते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा। पूछा गया है, एक ओवर हेड लाइन का विद्युत विज्ञापन शक्ति को करने के लिए किया जा सकता है। एन ओवरलोड लाइन में बी यूज टू इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट, या फिर रिलेक्टिफाई परिशोधन। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा,
ट्रांसमिट या फिर डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।